नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कर्नल रंजीत का लिखा उपन्यास भयंकर मूर्ति। इसके पहले 8 एपिसोड में आपने सुना कि एक म्यूजियम के मालिक दीवान सुरेंद्रनाथ की हत्या हो जाती है और उसके कातिलों की तलाश में मेजर बलवंत और सोनिया अलग अलग एंगल से उसकी जांच कर रहे हैं। दीवान सुरेंद्रनाथ की एक बेटी है कामिनी, जिसके प्रेमी राजेश की तलाश में मेजर बलवंत बम्बई जाते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि प्रदीप की किसी ने आंख फोड़ दी है और उसकी बहन को धमकी दी है। अब आगे की जांच किधर जाती है, सुनिए इस एपिसोड नंबर 9 में। एकाएक मेजर बलवंत को ख्याल आया कि शिवाजी पार्क के इलाके में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर दामले उसका गहरा मित्र था। मेजर को इस बात का पूरा एहसास था कि वो जिस मुहिम पर जा रहा था खतरनाक भी सिद्ध हो सकती थी। पुलिस इंस्पेक्टर दामले को इस विषय में सूचित करना हितकारी ही सिद्ध होगा कि वो भयानक अपराधियों पर झपटने के लिए जा रहा है। अगर पुलिस की सहायता समय पर पहुंच गई तो दोनों अपराधियों के भाग निकलने के रास्ते बंद हो जाएंगे। मेजर चाहता था कि उन्हें जिंदा पकड़ लिया जाए ताकि ये मालूम किया जा सके कि वे किसके कहने से ये सब कर रहे थे। ये सोचकर मेजर ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए और अशोक से कहा, तुम इस जगह पर मेरा इंतजार करो, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूं। मेजर 10 मिनट में पुलिस इंस्पेक्टर दामले को फोन करने के बाद लौट आया। दामले ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वो पुलिस पार्टी के साथ तुरंत वहां पहुंच रहा है। क्रोकोडाइल जमीन सूंघता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो एक घने पेड़ के पास जाकर रुक गया और पेड़ के छतनारे की ओर थूथन उठाकर जोर जोर से भौंकने लगा। मेजर ने अशोक का बाजू पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक लिया और दबी जबान में कहा, ठहरो, तुम देख रहे हो कि क्रोकोडाइल क्या कर रहा है? मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस पेड़ के पत्तों में कोई आदमी छिपा हुआ है। लग तो ऐसा ही रहा है, अशोक ने पतलून की जेब से रिवॉल्वर निकालकर कहा। पेड़ की शाखाओं में कोई छिपा हुआ है, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उन लोगों को पहले से खबर हो चुकी है कि उन पर हमला होने वाला है? उनको पहले से यह खबर कैसे हो गई? मेजर ने अपने आप से कहा। हो सकता है क्रोकोडाइल के पीछा करने पर उन्हें कुछ शक हो गया हो, अशोक ने कहा। हाँ, और यह भी संभव है कि उन्होंने मुझे प्रदीप के मकान में जाते हुए देख लिया हो। उनका कोई न कोई आदमी जरूर प्रदीप के मकान की निगरानी कर रहा होगा। हमें अब और भी सावधानी से ही काम लेना होगा। क्रोकोडाइल ने अब पेड़ के तने के साथ साथ उछलना शुरू कर दिया था और वो पहले से अधिक जोर से भौंकने लगा। एकाएक क्रोकोडाइल के च्याऊ च्याऊ की आवाज आई और वो लंगड़ाता हुआ मेजर के पास आ गया। उसकी दाहिनी टांग में एक चाकू का लंबा फल गड़ा हुआ था। मेजर ने जल्दी से वो चाकू खींचकर क्रोकोडाइल की टांग में से निकाल लिया और जेब से रूमाल निकालकर घाव पर बांध दिया ताकि अधिक खून न बहने पाए। अशोक बौखला गया। उसने ताबड़तोड़ 3 गोलियां पेड़ की घनी शाखाओं में चला दी। पेड़ की घनी शाखाओं में से कोई उत्तर नहीं आया। ये तुमने क्या किया अशोक? मेजर ने कहा। अभी मेजर के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि सामने की बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल की रोशनी बुझ गई और 2 गोलियां मेजर के कान के पास से सनसनाती हुई निकल गई। मेजर तुरंत जमीन पर लेट गया। उसने अपने रिवॉल्वर से उस बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल की खिड़कियों पर गोलियां बरसाई। अशोक ने मेजर का साथ दिया। वो भी जमीन पर लेट चुका था। उस बिल्डिंग से फिर से गोलियां चलाई गई। मेजर ने महसूस किया कि उस बिल्डिंग की ओर से जो गोलियां आ रही थी वो केवल एक आदमी चला रहा था। मेजर को एक तरकीब सूझी। वो उठा और जमीन पर झुकता हुआ उस बिल्डिंग की ओर बल खाकर दौड़ने लगा। उधर से 2 गोलियां और आई और फिर गोलियां चलनी की आवाज आनी बंद हो गई। मेजर ने अब अपनी रफ्तार तेज कर दी। चारों ओर शोरगुल मच गया था। कुछ लोग उस ओर आ रहे थे जहां गोलियां चली थी, लेकिन कोई भी नजदीक आने की कोशिश नहीं कर रहा था। सामने की बिल्डिंग के लोग शायद सहम गए थे। किसी ने भी अपने कमरे की बत्ती नहीं जलाई थी। मेजर बिल्डिंग तक पहुंच चुका था। अशोक उसके पीछे था। मेजर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। मेजर के सामने के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुल गया। वो ऐसी परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित था
उसे मालूम था कि दुश्मन ऐसे मौके पर जानबूझकर दरवाजा खोल देता है, वो दरवाजे के पीछे छिपा होता है। मेजर ने अपने दाहिने हाथ में टॉर्च जलाकर पकड़ ली और दाहिने हाथ में रिवॉल्वर थाम लिया, जिसमें केवल 2 गोलियां बाकी रह गई थी। ये तैयारी कर चुकने के बाद उसने ठोकर मारकर पूरा दरवाजा खोल दिया। अब अशोक भी निचली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। दरवाजा खुलने पर मेजर की आंखों में चमक सी पैदा हुई और वो बिजली की तेजी के साथ झुक गया और जोर से आवाज दी, अशोक, चाकू, एक तरफ हट जाओ। अशोक भी चाकू टॉर्च लिए हुए ऊपर आ रहा था। सचमुच एक चाकू उसके पैरों के प्यास आकर गिरा। अशोक ने वो चाकू उठा लिया। मेजर समझ गया कि शत्रु के रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो चुकी थीं, वरना वो उस पर वार करने के लिए चाकू का इस्तेमाल नहीं करता। इस विचार के आते ही मेजर छलांग लगाकर कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजे से छलांग लगाकर कमरे में दाखिल होने का फायदा यह होता है कि अगर कोई दरवाजे के पीछे से हमला करने का इरादा रखता हो तो वो कामयाब ना हो सके। मेजर कूदकर कमरे में दाखिल तो हो गया, लेकिन तभी एक जोरदार मुक्का उसकी कनपट्टी पर पड़ा। वो चकराकर फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन फिर तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। एक विशालकाय व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता हुआ रुक गया। मेजर ने अपना रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और टॉर्च एक ओर फेंक दी। अशोक भी कमरे में दाखिल हो चुका था। मेजर ने उसे आवाज दी, अशोक, इस कमरे की बत्ती जला दो और एक तरफ हटकर खड़े हो जाओ। कोई दूसरा आए तो उससे निपटते ना। उस विशालकाय आदमी का ख्याल था कि उसके मुक्के की चोट कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। मेजर संभल कर उसके सामने खड़ा हो गया तो उस विशालकाय आदमी के होश उड़ गए। वो अभी सोच ही रहा था कि किस पहलू से मेजर पर हमला करे कि अशोक ने कमरे की बत्ती जला दी। बत्ती जली तो उस विशालकाय व्यक्ति ने जरा सा आगे बढ़कर अपने बाएं पैर के पंजे पर जोर डालकर मेजर के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की। मेजर तेजी से उस मुक्के की जद से एक ओर हट गया और आगे की ओर लात मारी। विशालकाय आदमी थोड़ा लड़खड़ा गया। मेजर ने अपनी दाहिनी टांग का घुटना जोर से उसकी पिछाड़ी पर मारा और वो आदमी औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। उसका सिर एक कुर्सी से जाकर टकराया। एक छोटी सी मेज पर पीतल का लंबा सा फूलदान पड़ा हुआ था। उस आदमी ने पीतल का फूलदान उठा लिया और बड़े भयानक अंदाज में मेजर की ओर बढ़ा। उसके होठों से खून बह रहा था और उसका चेहरा बहुत भयंकर हो रहा था। अशोक से रहा नहीं गया, उसने रिवॉल्वर से उस पर गोली चला दी। विशालकाय व्यक्ति के हाथ से फूलदान छूटकर फर्श पर गिर पड़ा और उसके साथ ही वो खुद भी। अशोक, ये तुमने दूसरी मूर्खता की है। मैं इस आदमी को जिंदा पकड़ना चाहता था। इसके पास कोई खतरनाक हथियार नहीं था। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं इसे काबू कर सकता हूं? अशोक ने पश्चाताप के रूप में सिर हटा लिया। बाहर लोगों के शोर में वृद्धि होती गई। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। इंस्पेक्टर दामले 6-7 पुलिस कांस्टेबलों के साथ ऊपर आया। उसके पीछे बहुत से लोग थे जो ऊंचा कुचक कर कमरे में झांक रहे थे। इंस्पेक्टर दामले ने कमरे में कदम रखते हुए मेजर और अशोक को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसकी नजर फर्श पर चारों खाने चित्त गिरे उस विशालकाय व्यक्ति पर पड़ी। वो बोला, ऐसा मालूम होता है कि हमारे आने से पहले ही खेल खत्म हो चुका है। हाँ, मेजर बोला, लेकिन जिस ढंग से यह खेल खत्म होना चाहिए था उस ढंग से नहीं हुआ है। और क्या हो सकता है? दुश्मन मारा जा चुका है। इनमें से कम एक व्यक्ति को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए था, मेजर ने कहा। और फिर जब उस दरवाजे में काफी लोग नजर आए और नीचे लोगों के भारी हुजूम का शोरगुल सुनाई दिया तो उसने इंस्पेक्टर दामले से कहा, आप लोगों को दरवाजे पर से हटा दीजिए। इंस्पेक्टर दामले ने एक पुलिस कांस्टेबल को संकेत किया और वो पुलिस कांस्टेबल लोगों को खदेड़ कर नीचे की ओर ले जाने लगा। कुछ क्षणों के बाद इंस्पेक्टर ने मेजर से पूछा, ये लोग कौन हैं? मैं आपको सारा किस्सा बाद में सुनाऊंगा। पहले मैं इनके फ्लैट की तलाशी लेना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि साथ के कमरे में खिड़की करीब एक और आदमी की लाश मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस फ्लैट में 2 आदमी हम पर गोलियां चला रहे थे। बाद में केवल एक आदमी हमारे मुकाबले में रह गया था। यह सुनकर इंस्पेक्टर दामले फ्लैट के दूसरे कमरे में चला गया। मेजर अपने नाक के नथुने फुलाने लगा। उसे कागजों में लगी हुई आग की बू आ रही थी। वो तेजी से पिछले कमरे की ओर बढ़ा। वहां सचमुच कुछ कागज जल रहे थे। मेजर ने देखा कि अब आग बुझाना बेकार था। केवल एक गुलाबी सा कागज आधा जलना बाकी था।
मेजर ने लपक कर उस अधजले कागज को पूरा जलने से बचा लिया। वो एक टेलीग्राम था। मेजर ने जल्दी से उसे अपनी जेब में डाल लिया। मेजर, कहाँ हैं आप? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। दूसरे कमरे में खिड़की के नीचे सच में एक मुर्दा पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर दामले ने दूर से कहा। वो शायद पिछवाड़े के कमरे की ओर से आ रहा था। इंस्पेक्टर दामले ने पिछवाड़े के कमरे में प्रवेश किया। उसने मेजर को सीटी बजाते हुए देखा तो पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूं कि अब ये बात मेरी समझ में आई है कि जब हम दौड़ते हुए इस बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे तो गोलियां चलनी क्यों बंद हो गई थी। एक तो इन लोगों की गोलियां खत्म हो गई थी, दूसरा ये आदमी सारे जरूरी कागजात जला देना चाहता था। क्या सारे कागजात जला दिए गए हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी हाँ, अब मुझे सूटकेस वगैरह की तलाशी लेनी होगी। आप तब तक फोन करके फोटोग्राफर, डॉक्टर और दूसरे लोगों को बुलवा लीजिए। अपनी जरूरी कार्रवाई पूरी कर लीजिए। लेकिन मेरी एक गुजारिश भी है, अखबारों में अभी इस घटना की खबर इस ढंग से छपनी चाहिए कि किसी को यह पता न लग सके कि ये लोग कौन थे और किन सिचुएशन में मारे गए। मेजर ने कहा। कुछ ब्यौरा तो देना ही पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने कहा। आप इन लोगों का वही नाम दे सकते हैं जिन नामों से इन्होंने ये फ्लैट किराए पर लिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों के नाम कुछ और ही हैं। आप अखबार वालों को केवल इतना बता सकते हैं कि इन लोगों को भयानक अपराधों के सिलसिले में पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन मुठभेड़ में ये लोग मारे गए। अखबार वालों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। आप इतना और भी कह सकते हैं कि इन्होंने एक स्थानीय इंजीनियर को तेजाब फेंक कर अंधा कर दिया था। पुलिस इनकी तलाश में थी। जो भी हो, आप इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए और कोई बहाना बना सकते हैं। आप इनके असली नाम जानते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। अभी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 दिन में मैं इनके नाम, बल्कि हत्या की एक भयानक वारदात में इनके रिश्ते की कहानी भी बता दूंगा। बड़ी अच्छी बात है, इंस्पेक्टर दामले ने कहा और फोन करने के लिए चला गया। मेजर और अशोक आधे घंटे तक उन लोगों के सूटकेस और उनका दूसरा सामान छानते रहे, लेकिन उनका कोई भी ऐसी चीज हाथ नहीं लगी जो उनके मतलब की हो। एक सूटकेस में 1,500 रुपए के करेंसी नोट मिले। पुलिस विभाग का डॉक्टर आ गया और दोनों लाशों का निरीक्षण करने लगा जो एक साथ रख दी गई थी। मेजर उन लोगों का हुलिया दिमाग में बिठाता रहा। फिर उसने इंस्पेक्टर दामले की ओर मुंह फेंक कर कहा, मैं समझता हूं कि अभी हमें एक और लाश मिलेगी। 3 बड़े बड़े सूटकेस हैं और इनके तीनों के अलग अलग साइज के कपड़े हैं। तीसरा आदमी कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरे साथ चलिए, शायद हम उसे या उसकी लाश ढूंढने में कामयाब हुए हैं। ये कहकर मेजर दरवाजे की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों में बहुत से लोग खड़े थे। वो एक पेड़ पर चढ़ा जिस पर से किसी ने क्रोकोडाइल पर चाकू फेंका था। ठीक उस जगह मेजर को क्रोकोडाइल का ख्याल आया जिसको इस हंगामे वो भूल गया था। क्रोकोडाइल कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेजर परेशान हो गया। मेजर उस पेड़ की घनी शाखाओं पर टॉर्च की रोशनी फेंकने लगा तो इंस्पेक्टर दामले कह उठा, अरे उस मोटे तने पर कोई लेटा हुआ है। मेजर की नजर भी उस तने पर पड़ी और उसने कहा, यही है आपकी तीसरी लाश है। मेजर ने टॉर्च बुझा दी और इंस्पेक्टर से कहा, आइए वापस चलते हैं। 3-4 कांस्टेबल भेजकर ये लाश भी पेड़ से उतरवा लीजिए। मेजर ने रास्ते में इंस्पेक्टर को यह किस्सा सुनाया कि किन लोगों से किन परिस्थितियों में उसकी भेंट हुई थी और उसने क्यों उनका पीछा किया था। मेजर ने उसे दिल्ली में दीवान सुरेंद्रनाथ की हत्या और दीवान साहब की बेटी कामिनी के लापता हो जाने की बात नहीं बताई। उसने अपनी कहानी को प्रदीप और उसकी बहन शुभदा की मुसीबत तक ही सीमित रखा। इंस्पेक्टर उस कहानी से संतुष्ट नहीं हुआ तो मेजर ने कहा, मैं आज की रात तो वापस दिल्ली चला जाऊंगा। सावधानी के लिए मैं आपको अभी इतनी ही बातें बता सकता हूं। 2 या 3 दिन के बाद मैं वापस बंबई आऊंगा। तो उस समय आप जो कहानी मुझसे सुनेंगे वो ज्यादा भयानक होगी। इसके बाद मेजर ने इंस्पेक्टर को यह सलाह दी कि वे प्रदीप और उसकी बहन को शिवाजी पार्क वाले मकान से निकालकर 43A वार्डन रोड पहुंचा दें ताकि वो लोग थोड़ी आजादी महसूस कर सकें। उनको यह भी विश्वास दिला दें कि अब उनको कोई परेशान नहीं करेगा। मेजर को उस समय एक और बात याद आ गई। वो सोचने लगा कि कुछ मिनट में पुलिस का फोटोग्राफर भी पहुंच जाएगा। क्यों ना वो उन लोगों की फोटो की फिल्म अपने साथ दिल्ली ले जाए जो अशोक की गोलियों से हलाक हो चुके थे। दिल्ली में फिल्म डेवलप कराने के बाद प्रिंट निकलवा लिए जाएंगे। उसने अपना ये प्रस्ताव इंस्पेक्टर दामले के सामने रखा। इंस्पेक्टर ने उसकी बात मान ली। दोनों एक बार फिर उसी बिल्डिंग की ओर बढ़ चले जिसके ऊपर की मंजिल पर
कि फ्लैट में 2 लाशें पड़ी हुई थी। अशोक उन्हें रास्ते में मिला। उसने क्रोकोडाइल को गोद में उठा रखा था। क्रोकोडाइल कूकू तो कर रहा था लेकिन भौंक नहीं रहा था। ये तुम्हें कहाँ मिला? मेजर ने पूछा। बिल्डिंग के कोने में एक दुबका हुआ था, अशोक ने उत्तर दिया। कुछ ज्यादा ही घायल हो चुका है। मेजर के मन में यह ख्याल हो रहा, जिस चाकू से क्रोकोडाइल पर हमला किया गया था कहीं वो विषैला ना हो। इस ख्याल के साथ ही मेजर कांप उठा। उसे क्रोकोडाइल बहुत प्रिय था। उसने अशोक से कहा, तुम टैक्सी में क्रोकोडाइल को अभी हार्नवी रोड पर कुत्तों के मशहूर डॉक्टर आहूजा के पास ले जाओ। मैं आधे घंटे तक अपने दफ्तर पहुंच जाऊंगा। वहां मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा कि डॉक्टर आहूजा ने क्रोकोडाइल के निरीक्षण के बाद क्या राय दी है। तुम्हारा फोन आने के बाद ही मैं ये फैसला कर सकूंगा कि मुझे आज रात दिल्ली वापस जाना है या नहीं। अशोक के जाने के बाद मेजर भी फोटो फिल्म लेकर अपने दफ्तर पहुंच गया। उसने बहुत सी चीजें जो दिल्ली जाकर काम आ सकती थी अपने सूटकेस में रख ली। फिर वो बड़ी अधीरता के साथ फोन का इंतजार करने लगा। फोन की घंटी बजी तो मेजर ने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो। और फिर मेजर ने बेचैनी से पूछा, अशोक, क्रोकोडाइल की तबीयत कैसी है? दूसरी ओर से अशोक की आवाज आई, घबराने की कोई बात नहीं, ये चाकू विषैला नहीं था। डॉक्टर साहब ने मरहम पट्टी कर दी है। कुछ ही दिनों में क्रोकोडाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेजर का वाई काउंट जहाज सुबह 5 बजे दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरा। जब वो साउथ एक्सटेंशन पहुंचा तो सुबह के 5:45 बजे थे। लाला केदारनाथ ने मेजर के लिए दरवाजा खोला। मेजर मेहमान खाने की ओर बढ़ा। सोनिया उसके लिए पहले ही दरवाजा खोल चुकी थी। मेजर ने कमरे में पहुंचकर सूटकेस पलंग के नजदीक रख दिया। कुछ देर के बाद मेजर ने सोनिया से कहा, सोनिया, मैं समझता हूं कि बंबई से मैं कामयाब होकर लौटा हूं। आज दिन निकलने के बाद हम लोग बिल्कुल बिजी हो जाएंगे। तुम्हें किसी फोटोग्राफर के पास जाकर फिल्म डेवलप करानी होगी और 1 बजे से पहले मुझे इंटरनेशनल म्यूजियम में पहुंचा देनी होगी। मेजर ने अपने सूटकेस से फिल्म निकालकर सोनिया को दे दी। लेकिन की तस्वीरें, अगर ये तस्वीरें गलत नहीं हैं तो दीवान सुरेंद्रनाथ के मर्डर की पहेली हल हो जाएगी। लक्ष्मी से तुम्हारी मुलाकात बहुत ठीक रही। सोनिया, मनुष्य बड़ा अत्याचारी जीव है। उसके प्रेम और प्रतिशोध की कोई सीमा नहीं होती। कामिनी की प्रेमी से किसी ने भयानक बदला लिया है और उसके प्रेम करने वाले को अंधा कर दिया है। अभी जो फिल्म डेवलप होगी उसमें क्या क्या निकलेगा ये हम सुनाएंगे आपको अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कर्नल रंजीत का मशहूर उपन्यास भयंकर मूर्ति, या आवाज मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।